नमस्ते यूपी, नमस्ते भारत। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। नमस्ते यूपी में हमारी कोशिश होती है कि हम हर बार आपके लिए विभिन्न विषयों से जुड़ी जानकारियां लेकर आ सकें ताकि आपका जीवन बेहतर बन सके। हमारा जीवन बेहतर और भी एक तरीके से बन सकता है जब हमारे तन में और मन में एक बेहतर तालमेल हो। और हमारा आज का विषय भी कुछ इसी से जुड़ता है। बताएंगे क्या है आज का विषय, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं हर बार की तरह एक सुविचार के साथ। योग संगीत की तरह है। शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव मिलकर जीवन को एक सुर में पिरोते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि योग में एक हमारे तन का और मन का जो है वो तालमेल बेहद ज़रूरी होता है, उसकी वजह से हमें ये मिलता है। इसी तरह से संगीत भी होता है, इसीलिए संगीत की तरह ही हम कह सकते हैं कि योग भी है, ये भी एक साधना है, संगीत भी एक साधना है। तो अपने जीवन में योग अपनाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। और चलिए इस सुविचार के बाद हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य सेगमेंट की तरफ और जानते हैं क्या है आज का विषय। योग न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि हमारे पूर्वजों का दिया हुआ ऐसा उपहार है जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो बेहतर बनती ही है बल्कि हमारा पूरा जीवन भी बेहतर तरीके से हम उसे जी पाते हैं। जी, और ये महत्व न केवल हम सभी समझते हैं, न केवल भारत के लोग समझते हैं, बल्कि आज इसे पूरा विश्व मानता है। और इसीलिए हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले तो हम आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हमारा आज का विषय भी यही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस विषय पर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश कुमार सिंह जी, जो योगाचार्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, और इनके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनाक्षी सिंह जी, आप भी योगाचार्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। जी, मीनाक्षी जी लगभग 10 वर्षों से इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं और आज हमें बहुत ही उम्मीदें हैं कि आप दोनों से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और पहले हम मुकेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम आम लोगों की बात करें तो जब भी वो योग की बात करते हैं तो उनका अलग अलग नज़रिया होता है उससे रिलेटेड। कोई उसे साधना की तरह देखता है, कोई व्यायाम की तरह लेता है, कोई अपने मन को बैलेंस करने के लिए इसको अपनाता है। तो हम इसे क्या समझें कि योग क्या है और इसके लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहले मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद मैं बताता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज योग जो है, योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जी, जो स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। योग अगर आप नियमित अपनाते हैं तो उससे आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। आपको बहुत जल्दी कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी जल्दी कोई बीमारी, और एकदम ये फ्री है, कोई वो नहीं है। आजकल बहुत सारे योगाचार्य हैं, योग सिखाने वाले हैं, आप कई सारे लोग फ्री में भी सिखाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं और जो है स्वस्थ हो सकते हैं बिना किसी उसके, बिना कोई दवा है, बिना कोई पैसे है, बस केवल आपको अपना कुछ समय देना पड़ता है। और कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो पहले ऋषि मुनि ही करते थे। वो हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर ही है ये, जी। जो आज हम सब लोग, हम ही नहीं पूरा विश्व अपना रहा है और इससे लाभ ले रहा है। इस कोविड में आप देखिए, कोई दवा नहीं थी लेकिन पूरी दुनिया ने योग को अपना कर अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर सब लोग स्वस्थ हो रहे थे। और नहीं तो इस कोविड में इतने डिप्रेशन में लोग थे, कितने लोग हमेशा ऑक्सीमीटर लगाते थे, हमेशा अब जो है धड़कन बढ़ती थी, उस समय ऑक्सीजन की कमी, लेकिन एक हमेशा स्ट्रेच बना रहता था मानसिक। तो योग सभी को करना चाहिए और उसके जो नियम हैं, शर्तें हैं, उनको अपना के अगर उन दायरे में करेंगे तो उसका लाभ बहुत होगा। जी, तो योग करें और सब लोग करें। हम लोग भी पहले नहीं करते थे, लेकिन हम भी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए, उनको देखा तो उनको पता चला कि 18 घंटे काम करते हैं जी। तो इतनी प्रेरणा हम लोग मिली कि हम लोग भी बहुत प्रभावित हुए और तब से संकल्प लिया कि हम योग को अपने जीवन में उतारेंगे और हम भी स्वस्थ होंगे।
और लोगों को भी स्वस्थ करें। तो लगातार इस तरह हमने योग किया, 1 साल में करीब अपना वेट भी 30 किलो के आसपास घटाया है जी। और एक नई ऊर्जा मिली, और जिसके साथ आज हम भी लोगों को योग सिखा रहे हैं, डिग्री ली। ओके, लेकिन ये है इसके नियम के साथ, अन्यथा उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल, मतलब अनुशासन के साथ हम योग को अपनाएं तो हमारा जीवन बेहतर होगा और योग के जो लाभ हैं वो हमें और ज्यादा इसमें जैसे अनुशासन मतलब ये एक शब्द होता है जी, ये क्यों जरूरी होता है वो उसको बताते हैं। शासन जो होता है, जैसे सरकार कोई नियम निकालती है तो वो आपकी मजबूरी होती करना। अनुशासन मतलब वो चीज हम अपने ऊपर लागू करते हैं जी, कि हमको सुबह उठना है या योग करना है। अन्यथा होता क्या है कि 2 दिन हम करते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे लाभ नहीं है, तो हम वो छोड़ के चले जाते हैं, और 2 दिन करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता जी। और इसमें अनुशासन क्यों लगाएं, ये भी वो है। योग में सबसे बड़ा अनुशासन ही है। अनुशासन वो होता है, मतलब जैसे आपको कोई चीज है, जैसे हमको पढ़ाई करनी है, योग करना है, शुरुआत में उसके लाभ नहीं होते जी, वो लाभ कुछ समय के बाद मिलते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमको अपने ऊपर अनुशासन लगाना पड़ता है जी। और अब एक बार अनुशासित हो गए तो फिर उसके लाभ आपको मिलने लगे, तब आपको भी आनंद मिलने लगेगा, तो फिर आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते। जैसे कोई बच्चे भी हैं, अगर शुरुआत में पढ़ने से मन भटकता है, लेकिन अगर वो पढ़ने में अच्छे लग गए तो फिर वो पढ़ते रहते हैं जी। और ये अगर एक बार हम लोगों को अनुशासित कर दिया जाए, जैसे बच्चे को एक बार ब्रश करना सिखा दिया जाता है, तो वो पूरे जीवन भर जैसे सुबह उठेगा अपने आप ब्रश करे जी। तो अनुशासित जैसे आप हो जाएंगे, जैसे योग करना शुरू कर देंगे आप, एक नियम में, हमारे नियम में बन गया, हमको सुबह उठना है, अपने कार्यों से निमित्त होना है जी। योग प्राणायाम करना है, तो हमारी दिनचर्या में जब शामिल होगा तभी उसका लाभ मिलेगा जी। बिल्कुल, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, और इसका भी जो नियम है, जैसे जी, अभी मैं फिर आपसे धीरे धीरे इन सारी चीजों पर आऊंगी, कब करें ताकि लाभ उसका ज्यादा हो जी। थोड़ा बिल्कुल, सा भी। बिल्कुल मैं आती हूँ आप पर, लेकिन पहले मैं, मीनाक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी योग की बात आती है, यूँ तो उसके कई अंग हैं, लेकिन मुख्यतः जो आम लोग जानते हैं वो सबसे ज्यादा योगासन, प्राणायाम और ध्यान से जुड़ते हैं, तो इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, महर्षि पतंजलि के अनुसार अगर आप देखें तो ये अष्टांग योग के अंग ही हैं जी, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये हम एक के बाद एक, जैसे सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप आसन पे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आप प्राणायाम की तरफ जाते हैं जी। तो जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसी तरीके से धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि तक जाने का ये अपनी लाइफ एनर्जी का, अगर कह सकते हैं कि जो हमारा परम उद्देश्य है समाधि, या उस परम पिता परमेश्वर की उसमें शरण में जाना, या अपने किसी भी जो लोग काम भी कर रहे हैं उसमें अपने एक स्ट्रीम पे पहुंचना। तो योग में भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप पहले आसन से शुरू करते हैं, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, तो ये एक तरीके से योग के ही अंग हैं जी। बिल्कुल, एक जो कंफ्यूजन लोगों के मन में होता है, क्योंकि योगासन और प्राणायाम लगभग हर कोई है जो इन दोनों चीजों को अपनाता है, लेकिन पहले क्या करना चाहिए इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। तो पहले प्राणायाम से शुरुआत करनी चाहिए या योगासन? नहीं, जैसे कि महर्षि पतंजलि के अनुसार दिया हुआ है क्रमवत कि पहले, जैसे मैंने अभी बताया भी, कि पहले आप आसन पे सिद्धि प्राप्त करेंगे। देखिए, जब आपका मन स्थिर होगा, आसन करके आप अपने मन को स्थिर करते हैं, तभी धीरे धीरे सांसों की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें एक बैलेंस लाते हैं जी। और इसके बाद ही हम ध्यान तक जा पाते हैं। अदरवाइज कहते हैं कि हमारा मन इतना चंचल होता है कि हम उसको एक जगह पे एकाग्र नहीं कर सकते। आप नॉर्मली लोगों को सुनते होंगे कि हम बहुत ज्यादा देर तक ध्यान नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा देर तक मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका रीजन यही है। आसन एक पहली सीढ़ी है। जब हम आसन में बैठते हैं या आसन करते हैं तो हमारा अलग अलग तरीके से हमारा शरीर तैयार होता है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए जी। फिर हम प्राणायाम से अपने प्राणों के आयाम को बढ़ाते हैं, और उसके बाद तब हम ध्यान, फिर धारणा। पहले हम केंद्रित करना शुरू करते हैं किसी एक भी बिंदु पे, जो भी आप ओम पे केंद्रित कर सकते हैं अपना ध्यान, किसी भगवान पे केंद्रित कर सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आप, जिस पे भी आप केंद्रित करना चाहते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, धारणा, तब हम ध्यान तक पहुंच पाते हैं जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी दिया आपने। और एक चीज और है जी, आसन और प्राणायाम से पहले यम नियम आते हैं। योग में अगर कुछ भी आप अपनाते हैं जी, आसन प्राणायाम तो फिर बाद में आते हैं।
यम नियम, ये सबसे, अगर कुछ भी आप जीवन में एक भी चीज अपना लें तो आपका जीवन वैसे भी एकदम आनंदमय हो जाए। बिल्कुल सही बात है। जैसे यम है, यम में भी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अगर इसमें एक ही चीज आप पकड़ ले, सत्य पकड़ लीजिए, आप केवल सत्य ही बोलिए, देखिए धीरे धीरे आपका जीवन सुधर जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब आसन प्राणायाम तो सब बाद में, एक तरह से ये साधना हाँ, है, आप जिस भी चीज में आए, और इसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा है। जी, और मुकेश जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें जो जाननी है, बल्कि जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि योग, यूँ तो कहते हैं कि आप जिस समय भी करना चाहें, आपके लिए किसी भी अच्छे काम को करने के लिए कोई समय नहीं देखा जाता, लेकिन योग में अनुशासन की जैसे आपने बात की, तो योग हमें किस समय करें तो सबसे ज्यादा लाभ होगा, और कितनी देर तक एक करने की जो एक औसत मैं कहूँ कि कितनी देर तक करना चाहिए, तो ये हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। योग के लिए सबसे अच्छा सुबह का समय होता है जी। सुबह आप अपने नित्य कर्मों से उठिए, अपने नित्य कर्मों से सूर्योदय के पहले, अगर बाहर खुले वातावरण में करने को है, आपके पास जगह है, या जाते हैं कहीं भी पार्क या उसमें, या कहीं नहीं जा पाते तो अपने घर में या छत में, और नहीं वहाँ पे भी है तो बालकनी में, क्योंकि आज आधुनिक जीवन शैली, हर व्यक्ति के काम अलग हैं, जीवन शैली अलग है, तो आप कहीं भी जहाँ अगर बाहर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बाहर तो छत पे आप कर सकते हैं। तो मॉर्निंग के समय, सूर्योदय के समय करें तो बहुत अच्छा वो होता है जी। और सबसे अच्छा समय वही, लेकिन पेट खाली हो, उसी के साथ हल्के ढीले वस्त्र हो आपके, मैट अगर है तो और अच्छी बात है, मैट डालिए, तो उसके साथ योग कर सकते हैं। प्लस आप 1 घंटे अपनी सहजता के साथ जितना आप मतलब कर सकते हो, शुरुआत धीरे धीरे करिए जी, या किसी योग प्रशिक्षक या उसके साथ आप कुछ दिन सीख के तब करें जी। और एकाएक कोई जबरदस्ती का योग न करें, जैसे कोई चीज नहीं आती तो हम उसको जबरदस्ती करके आज ही हम इसको टच कर दे, आज ही हम इसको कर ले, वो कभी ना करें, या किसी के निर्देशन में करें जी। तो उसका लाभ मिले जितना आपकी शारीरिक क्षमता है। आप ये देखें कि मैं बहुत करता हूं, तो आप भी अगर आप आ जाए हैं तो आप भी कर सकते, तो वो चीज संभव नहीं है जी। आप अपनी सहजता, अपनी जितना सरलता से हो सके उतना करें जी। बिल्कुल, कहते भी है हमारा शरीर हमसे बातें करता है, जितना हमारा शरीर अलाउ करे उतना हमें करना चाहिए। और योग करने के फिर आधे घंटे बाद तक कुछ न खाएं न पिए जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। और मीनाक्षी जी, और ना नहाएं भी जी, क्योंकि उसमें बॉडी थोड़ी सी वो होती है तो उससे अलग फर्क पड़ता है। बिल्कुल हमारी, और बाकी दिन में भी जब चाहें तो पेट हमारा जब खाली हो, जैसे आज वर्किंग है, आज की आधुनिक जीवन शैली, हर आदमी, किसी को सुबह काम करना है, किसी को शाम करनी, तो अपनी जीवन शैली में जब आपको समय मिले कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग सबसे अच्छा होता है, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली, कम से कम 3-4 घंटे का समय होना चाहिए जी। जी मुकेश जी, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि अब हम मीनाक्षी जी आपसे विशेष तौर से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि खास तौर पे महिलाओं की ये शिकायत होती है कि हमें घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, या घर भी देखना है, बाहर भी जॉब करनी है, बच्चे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो हमें समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आप खुद भी एक महिला हैं, आप इस चीज से जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि अपने लिए कम से कम वो कुछ समय तो जरूर निकालें? बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए योग का सबसे ज़्यादा महत्व है, और मैं ये नहीं कहती योग का महत्व हर किसी के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए इसलिए है क्योंकि महिलाएं परिवार की और समाज की धुरी हैं। अगर हम महिलाएं स्वस्थ होंगी तो वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगी, खुद योग करेंगी तो अपने बच्चों को प्रेरित करेंगी योग करने के लिए, अपने परिवार में एक ऐसा माहौल बनाएंगी कि योग सभी लोग बैठ के एक साथ योग करें, उसके लिए समय निकालें, और इससे वो अपने, देखिए योग से ना कि सिर्फ शारीरिक लाभ मिलता है बल्कि मानसिक लाभ भी आपको मिलता है। मानसिक रूप से आपको बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो कि आप अपने आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि हम हर छोटी छोटी चीज से टेंशन लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उससे हम अपनी सारी चीजों को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो जब हम योग का मार्ग अपनाते हैं या योग को अपने जीवन में ले आते हैं तो हमें शारीरिक लाभ तो मिलता है, हम ज्यादा एक्टिव फील करते हैं, हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारी पूरी जो लाइफ है वो एक सिस्टमाइज हो जाती है, हम एक सिस्टम से काम करना शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं कि अनुशासन बढ़ जाता है जी, बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मानसिक
देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आज से आपने योग शुरू किया तो आपको सारे तनाव आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उन तनाव से लड़ने की क्षमता आपको मिल जाती है। योग एक ऐसी विधि है जो कि सिद्ध है कि आप अपने सभी तरीके मानसिक तनाव से बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और हम सभी जब योग के फायदे गिनवाते हैं तो उसमें पहले नंबर पे आता है कि इंसान इसमें स्वस्थ रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो ये तो ठीक है कि हम किसी चीज़ से पहले से ही अपने आप को बचा लें, लेकिन कई बार जो लोग जो अलग अलग तरह की डिजीज़ेज़ हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये चीज़ें उनके जीवन में शामिल हो चुकी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जिन्हें किसी तरह का रोग हो चुका है, उनके लिए योग किस तरह से फायदेमंद है? देखिए, अब योग चिकित्सा जो है वो डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं कि योग से बहुत तरीके की बीमारियां ठीक की जा सकती हैं, जिसमें कि आपकी शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट डिजीज़, इवन बहुत सारे जिसे आप आर्थराइटिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो योग से ठीक हो रही हैं। इवन चिकित्सक वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को बताया है, जो शोध के अनुसार कहा जाता है कि आप अगर योग का मार्ग अपनाते हैं, योग से अपने जीवन में बीमारियों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो बहुत हद तक आपको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये बहुत ही अपने तालमेल में या संतुलन में आ जाता है। और संतुलन में आने के बाद ये सिस्टम आपकी सभी प्रणालियों को, जो भी हमारे तंत्र हैं और बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको सीधे प्रभावित करता है। तो इससे आपको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और अब तो डॉक्टर्स के साथ साथ सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि आपको अगर कोई बीमारी है तो आप अपना इलाज योग से शुरू करिए, डेली योग करिए, ताकि आपको बीमारियां अगर आपको नहीं है तो ना हो, और अगर है तो उसको आप रिवर्स कर पाइए। जैसे बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो रिवर्स हो रही हैं योग के माध्यम से, तो बहुत अच्छा लाभ है योग के माध्यम से अगर आप किसी भी बीमारी की बात करते हैं। बट एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही इसको शुरू करें, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा। आप अपने से कुछ भी करेंगे तो हो सकता है उतना लाभ ना मिले, लाभ मिलेगा वो तो है, लेकिन हो सकता है कि उतना लाभ ना मिले, कभी आप कुछ गलत योग कर ले। लेकिन अगर आप किसी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में करेंगे तो आपको जरूर ही बहुत अच्छा और बहुत जल्द लाभ प्राप्त होगा। जी, मतलब हमें अगर ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए तो जैसे पढ़ाई में हमें होता है कि गुरु की ज़रूरत होती है, वैसे ही योग में भी हमें गुरु की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम योग की ही पूरी बात कर रहे हैं तो हम लोग लाभ गिनते हैं इसके कि अगर ये आसन करें तो ये चीज़ें होंगी, या जी मैं यहाँ पर सर आपसे ही मेरा सवाल है कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोगों के मन में होती हैं, तो हम चाहेंगे कि जो भ्रांतियों को लेकर लोग घबरा जाते हैं उसके बारे में आप बताएं। वही जैसे महिलाओं में कहते हैं कि हमारे पास तो दिन भर काम है जी, मेरे पास योग का समय नहीं है जी, यही सबसे बड़ी भ्रांति हमारे पास लेकिन जब आप योग करते हैं, कुछ समय अपने लिए देते हैं, वो करना एक अलग चीज है। अन्यथा काम तो जैसे दिन भर कर रहे हैं उसका अलग है। जब किसी चीज को बैठ के, जैसे आप कहते हैं ध्यान लगा के करिए, तो ध्यान लगा के बैठना या किसी चीज को करना, उससे ब्लड का सर्कुलेशन एक और अच्छा होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। और भ्रांतियां जो इस तरह है कि ये तो केवल हिंदू लोग करते हैं और लोग ये धार्मिक का वो भी करते हैं कि मतलब ये धर्म से भी इसको जो, ये धर्म से नहीं, ये तो एक जीवन पद्धति से है। ये सभी को, जो भी योग करेगा सभी को उसको लाभ मिलेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, इससे उससे कोई मतलब नहीं जी। और जैसे लोग और बहुत सारे इसमें भ्रांतियां बहुत सारी लोगों की हैं कि हमको तो लाभ नहीं मिलता। लाभ इसीलिए नहीं मिलता कि वो कोई अनुशासन उनमें है नहीं। आप 2 दिन किए, 3 दिन किए, और वो भी करते क्या, अभी हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर आते हैं तो कान में लीड लगा लिए, मोबाइल लगा लिए, हेडफोन लगा लिए, आए टहले, पूरा वॉक किए, या बैठ के कहीं गाने सुन रहे हैं या कहीं कुछ किए, तो कान में स्पीकर लगे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप बाहर वॉक भी करते हैं तो उसका कोई वो नहीं, क्योंकि बाहर की शुद्ध ताजी हवा या ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है जी, आपको कोई लाभ नहीं। आपका मन स्थिर ही नहीं होता ना। जब आप योग करते हैं तो आपका मन, तो यही तो कहते हैं योग का काम है जोड़ना, शरीर और मन आत्मा तीनों को जोड़ता है जी। जब आप मन से जुड़ेंगे, ध्यान यही तो है, जब बैठेंगे ध्यान करेंगे कोई भी चीज, जैसे हम आप बैठे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, फोन आ गया
जी। तो पूरा खाना निपट जाता है वो फोन पे बात करते हुए, तो हमको ये नहीं पता लगा हमने क्या खाया। जी बिल्कुल। तो यही चीज है कि जब आप ध्यान से अपनी चीजों को करेंगे, जैसे प्राणायाम है वो है, अगर हम सांस लेते सांसों पे अपना ध्यान दें, सांस लें, सांस देखें हमारी सांस कहाँ गई, बिल्कुल उसको अपने अंदर रोकें, ऑक्सीजन चारों तरफ फैले, उसके बाद धीरे धीरे जितनी देर में लेते हैं उसके 2 गुने में धीरे धीरे छोड़े, तो वो हमारे अंदर ऑक्सीजन का वो फैलाव होता है जी। तो ये हमको तब लाभ देगा। अन्यथा आदमी बात कर रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं। आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बकबक मतलब बात करते रहते हैं और आसन भी करते हैं। आप जब भी कोई आसन प्राणायाम करें, उन चीजों पे अपने आप को गौर करें कि हमारी सांस अंदर ले रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, उससे कहाँ हमारे बॉडी में कहाँ खिंचाव हो रहा है, किस जगह पे प्रेशर पड़ रहा है, तब उसका लाभ आपको प्रॉपर मिलेगा। जी बिल्कुल, मतलब योग हमें खुद से भी जोड़ता है। खुद से जोड़ता है। जब उस पर आप ध्यान रखें, कोई भी चीज करेगी, ध्यान देंगी तभी वो चीज है। जी अब ध्यान नहीं दे कोई भी, जैसे आप कर रहे हैं, अगर ध्यान से करेंगे तभी चीज कर बिल्कुल बिल्कुल। जितने ध्यान से हम किसी चीज को करते हैं उनके लाभ उतने ही अच्छे मिलते हैं। भ्रांतियों में आजकल जो ज्यादा भ्रांतियां हैं कि जो लोग बहुत लचीले हैं या बहुत फ्लेक्सिबल हैं वही योग कर सकते हैं, या बहुत जो लोग कि वो उनको नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, जो लोग जैसे कि बहुत ज्यादा एज में हैं या जिनको कोई किसी तरीके की बीमारी है वो योग नहीं कर सकते। ये भ्रांतियां भी हैं कि योग हर कोई कर सकता है। आप अगर अभी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो जैसे आप योग करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये हमें धीरे धीरे ही करना होता है। और वृद्धावस्था में भी बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं, चालन क्रियाएं हैं या प्राणायाम है जो आप आराम से कर सकते हैं। योग में हर अवस्था, अगर आप एक छोटे बच्चे से लगा के एक वृद्धावस्था तक के मनुष्य को चुनते हैं तो हर कोई योग कर सकता है। जी बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं बहुत दुबला हूँ, मुझे योग की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मोटे लोग या आप बाकी लोग कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल हम अपनी चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सर अभी समय हो चला है कि हम बढ़े हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। और नमस्ते यूपी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन चलिए अभी समय हो चला है कि हम जाने क्या है आज आज़ादी के यादगार पन्ने में। काकोरी केस में मौत की सजा पाने वाले ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर जिले के गांव नवादा में 1890 में पैदा हुए थे। जब देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो रोशन सिंह ने बरेली और शाहजहांपुर के गांवों में घूम घूम कर असहयोग के प्रचार का काम किया। इसी दौरान बरेली में गोली चली, रोशन सिंह पकड़े गए और 2 वर्ष कड़ी कैद की सजा पाए। जेल से छूटने के बाद आप राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आकर क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। काकोरी केस में 19 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद की मलाका जेल में रोशन सिंह को फांसी दी जानी थी। इससे पहले 13 दिसंबर को उन्होंने अपने एक दोस्त को भेजे खत में लिखा, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी, आप मेरे लिए हरगिज रंज न करें, मेरी मौत खुशी का बायस होगी। उन्होंने आगे लिखा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वाले की। इसी खत में वह लिखते हैं, जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। फांसी के लिए मुकर्रर दिन रोशन सिंह तय वक्त से पहले ही स्नान ध्यान कर तैयार हो गए। जैसे ही जेलर फांसी घर में ले जाने को आए, उन्होंने हाथ में गीता पकड़ी और मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़े। फांसी के तख्ते पर उन्होंने बुलंद आवाज में वंदे मातरम का नारा लगाया और ओम का स्मरण करते करते फंदे पर झूल गए। जेल के बाहर उनका शव लेने के लिए लोगों का हुजूम जमा था। लोग शव को जुलूस की शक्ल में ले जाना चाहते थे, लेकिन अफसरों ने इजाजत नहीं दी। अंततः
आर्य समाज विधि के अनुरूप शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। नमस्ते यूपी में आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ मीनाक्षी सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अभी हम जब पिछले सेगमेंट में गए थे उससे पहले चर्चा हो रही थी भ्रांतियों की, और यहाँ पर मीनाक्षी जी एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब हम बात करते हैं योग की तो ये होता है कि योग से बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन केवल योग जो है वो हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता है। इसके साथ साथ पोषण का बहुत महत्व है, तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए योग और पोषण अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम देखते हैं कि हमें योग में जो चीज़ें, अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको खाने पीने का नियम बताए जाते हैं कि कैसे आपको खाना है। एक बार खाना खाने के बाद हमारे पाचन क्रिया में 4 घंटे का समय लगता है, तो उसके बाद हमें 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, पानी पीते रह सकते हैं हम। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने शरीर को ओवरलोडेड ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसमें हमें ये देखना है सबसे पहले कि हम किन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। क्या हम अपने खाने में वो पोषक तत्व ले रहे हैं जिनकी हमें जरूरत है। जैसे हमारे खाने में प्रोटीन का होना जरूरी है, विटामिन मिनरल्स का होना जरूरी है, गुड फैट का होना जरूरी है, फाइबर का होना जरूरी है, इवन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके उनका होना जरूरी है, गुड फैट्स का होना जरूरी है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं जिनका होना जरूरी है। तो इन सारी चीजों को जब हम कंबाइन करते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से आहार जिसकी हमारे शरीर की जिसको जरूरत है वो ले रहे हैं। आज के समय में तो हम अपने खाने पे ये ध्यान नहीं देते कि हम खाते समय क्या खा रहे हैं, क्या वह हमारे शरीर को लाभ देगा या कोई नुकसान पहुंचाएगा। अगर हम अपने मसल्स को बिल्डअप करने की बात करते हैं या अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने की बात करते हैं तो हमें प्रोटीन की जरूरत है। और हमारा भारतीय खाना विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है, या विश्व स्तर पे उसको मान्यता दी गई है कि दाल चावल विश्व का सबसे अच्छा खाना है। और दाल चावल में आपको प्रोटीन, फाइबर और कार्ब्स तीनों चीजों को का एक मिश्रण मिल जाता है। और अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा पद्धति ही ऐसा चला रहा है शुरू से ही कि हम अपने खाने में कुछ ऐसे स्पाइसेस यूज करते हैं जो आज विश्व स्तर पे लोग यूज कर रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं कि हल्दी के कैप्सूल्स और आपके सिनेमन्स के कैप्सूल्स ये बाहर विदेशों में बिक रहे हैं। और ये हमारी पद्धति चली आ रही है कि हम शुरू से अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत हेल्प करती हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज देती हैं जो हमारे खाने में ऑलरेडी मौजूद है। जी बिल्कुल, तो केवल योग नहीं, साथ साथ पोषण का भी हमें ध्यान रखना है। और मुकेश जी, इसी चीज के बैलेंस पे एक बात आती है। एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, आम समस्या है जो सभी हम आसपास देखते हैं। हम मोटापा कह सकते हैं, इसे ओबेसिटी कह सकते हैं। तो इससे लोग ग्रसित हैं। आपने स्वयं अपने आप पर इस चीज को अपनाया, अपना वेट लॉस किया है, तो योगा वेट लॉस में कितना फायदेमंद है और किस तरह से ये लाभ पहुंचाता है? ये बहुत लाभ पहुंचाता है। खान पान पे भी कंट्रोल करना पड़ता है। बाहर की चीज़ें आप कम खाएं, तली भुनी चीज़ों को कम खाएं। जो अपना भारतीय खाना है उसको आप ज़्यादा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। साथ में नियमित योग प्राणायाम, अगर योग वही है अनुशासित अगर होंगे तो आपका वजन भी घटेगा और आप शरीर और मन दोनों जुड़ेंगे। तो इसके लिए जैसे आसन है, आप सुबह जो है वृक्ष आसन है, ताड़ आसन है, इन आसनों को करिए। सूर्य नमस्कार है डेली 12 बार या 15 बार या 20 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार जी। बाकी हल आसन है, शीर्ष आसन है, मयूर आसन है, इन आसनों को करें लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। जितने मतलब आप किसी के साथ रह के योग प्रशिक्षक के निर्देशन में देख के उसके साथ करें, अभ्यास रेगुलर करें। शर्त यही है कि आप नियमित करें। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। और साथ में खान पान पे कंट्रोल करें। अब ये तभी संभव है।
जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आप दोनों की बातों से हमें जो चीज़ मिलकर आ रही है, एक पोषण की बात में आपने कहा, दाल चावल की बात, तो हम चाहेंगे बच्चे ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान दें। और आपने आज का जो खान पान है ज़्यादातर स्वाद के चक्कर में हो रहा है, स्वास्थ्य का नहीं ध्यान रखना। आपने भी कहा कि अनुशासन की बहुत ज़रूरत है, तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान आकर्षित कर रही है हमारा बच्चों की तरफ। तो इसीलिए मेरा अगला सवाल मीनाक्षी जी आपसे यही है कि स्कूल्स में योग को इंक्लूड करना कितना ज़रूरी हो गया आज के टाइम पर? देखिए, बच्चों के लिए हम हमेशा एज अ पेरेंट्स चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो। जी बिल्कुल। और योग एक ऐसी जीवन जीने की शैली है जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप अगर योग को शुरुआती दौर पे अपने जीवन में शामिल कर लें तो सर्वांगीण विकास संभव है। और बच्चों में तो बहुत ज़रूरत है कि उनको थोड़ा सा स्वस्थ होना, उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी है। थोड़ा सा एकाग्रता जो उनमें कम होती है उसको और अच्छा होना ज़रूरी है, एकाग्रता बढ़नी चाहिए बच्चों में। और इसके साथ साथ पोषक तत्व जो वो ले रहे हैं, पेरेंट्स ध्यान देते हैं कि उनको अच्छा खाना खिलाएं, उसका एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। तो जब हम योग को स्कूलों में शुरू करेंगे तो एक कंपल्शन बन जाएगा कि जब हम किसी भी चीज को कुछ दिन तक मजबूरी में भी करें तो आगे चल के वो हमारा एक तरीके से हैबिट डेवलप कर देता है, या उसे हम रोजाना करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि उसके लाभ हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम योग को स्कूल में शामिल करते हैं या स्कूल में इसको, हालांकि बहुत अच्छे स्तर पर इसको शुरू भी कर दिया गया है स्कूलों में, और कई स्कूलों में रोजाना योग की कक्षाएं होती हैं। तो अब इस चीज को आगे और अच्छे लेवल पे बढ़ाना चाहिए ताकि सभी बच्चे रोज योग करें और योग से अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें और उनका जो पूरी तरह से डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाए। क्योंकि बात बच्चों की निकली है और आज जो बच्चे हैं वो अपना करियर केवल एक जो ट्रेडिशनल तरीका है उनमें जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, वो अलग अलग प्रोफेशंस अपनाना चाहते हैं। कोई सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। तो उनके लिए हम चाहेंगे आप ये भी बताएं कि ये अलग अलग प्रोफेशंस के लिए योग कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो किसी भी प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है कि आप एकाग्र हो और आपकी स्थिति ऐसी हो कि आप सामान्य स्थिति में भी अपने पूरी एनर्जी को यूज कर पाएं। जी ठीक है। अब आज के समय में अगर हम योग की बात करें तो योग से हम अपनी एनर्जी, जो लाइफ एनर्जी है, उसको पूरी तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। मन और इंद्रियों में और शरीर में एक संतुलन स्थापित करके ही हम किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वो आप किसी भी फील्ड में हो, आप अगर डांसिंग की बात करती हैं, सिंगिंग की बात करती हैं, तो हर जगह आपको अनुशासन की जरूरत है, हर जगह आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए और हर जगह आप एकाग्र होने चाहिए। तो इन सभी चीजों की प्राप्ति हमें योग से ही होती है। तो फिर हम आके वहीं पे आ जाते हैं कि हमें योग, हमारे जीवन को जीने की जो शैली है वो योग है। तो हम योग के मार्ग पे जब चलते हैं तो हमें हर वो चीज जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए होती है, वो शांति हो, वो सफलता हो, वो शारीरिक सुख हो या मानसिक सुख हो या भावनात्मक सुख हो, वो सभी चीजों की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल। और मुकेश जी, अब हम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। हमारा सवाल ये है कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत हो रही हैं, जिसमें से एक स्पॉन्डिलाइटिस भी एक एग्जाम्पल है। लगातार लोग हैं बैठे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी मुड़ रही है या लगातार टकटकी लगी हुई है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल पर, इस तरह की चीज़ें बहुत है। तो उनको कौन से योग अपनाने चाहिए जिससे उनको ये सारी दिक्कतें ना हो? आजकल क्योंकि आपकी जीवन शैली अलग है, दिन भर के काम अलग है। पहले होता था शारीरिक श्रम होता, आजकल टोटल मानसिक होता है, या कंप्यूटराइज या मोबाइल से दिन भर लोग उसी पे कार्य कर रहे हैं। जी। तो इस चक्कर में जैसे गाड़ी चलाना, कहीं जा रहे हैं तो पूरी स्पाइन जो है, आप सीधे बैठ जाइए कहीं भी, दोनों हाथ ऐसे पीछे लगाइए, जी, सांस को भरिए, सांस को और गर्दन को आगे, हाथों से पीछे, जितना हो सके दबा के रखें। जी। उसके बाद आगे इसको सर पे, जी, गर्दन को आगे धक्का दिए, सांस को अंदर रोक के रखिए, जी, और साइड में भी, जी। ये रेगुलर करें, आपकी स्पाइन पूरी मजबूत होगी
स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा जी। ये बहुत ही अच्छा योग है अगर रेगुलर, क्योंकि आजकल जीवन शैली अलग है। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, या गाड़ी ही 4-4, 6-6 घंटे ड्राइव कर रहे हैं, तो ये करें। प्लस ये सांस भरते ये ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। आप 5 सेट 6 सेट कर सकते हैं। उसको पीछे से आगे सांस छोड़ते ही जी, आगे पीछे। उसके बाद खड़े होकर जैसे गर्दन है, धीरे धीरे गर्दन को घुमाए, सांस छोड़ते जितना आराम से, कभी जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल। पीछे आगे, स्पॉन्डिलाइटिस बाकी चीजें नहीं होगी। ये दोनों साइड से, इधर से उधर से, आगे से पीछे से, खड़े होके भी जैसे गर्दन को नीचे, फिर सांस लेते ऊपर पूरा, तो ये करेंगे, उससे दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम शामिल कर सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। और मीनाक्षी जी, अब हम यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि हमने अभी जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात की, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन की बात आती है कि आजकल आपने भी जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम टेंशन में आ जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग कितना ज़रूरी है? देखिए, महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई हुई कुछ लाइन है, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। इसका मतलब ये है कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही या उसमें तालमेल बैठाना ही योग है। यानी कि हम योग के द्वारा ही अपने मन को और अपने शरीर को एक तालमेल में ला सकते हैं। और मानसिक बीमारियां हम देखते हैं कि आज के समय में हर छोटी बात से हर किसी को टेंशन है, और यही जब हम इन वृत्तियों को बार बार सोचते हैं, तो होता क्या है कि हमारे जो मन जो है वो अलग तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से ये मानसिक बीमारियां, आप किसी भी चीज पे बार बार सोचेंगे तो उससे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम योग में ये सीखते हैं कि हमें कैसे उन वृत्तियों को कंट्रोल करना है, और उन वृत्तियों को कंट्रोल करके हमें ये समझना है कि किन किन चीजों से कैसे हमें अपने मानसिक तरीके से उसको इम्प्रूव करना है। जी बिल्कुल, मतलब योग न केवल हमारे तन के लिए अच्छा है, हमारे मन के लिए भी अच्छा है। और दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। आज हमारे साथ इस चर्चा में हमसे जुड़े मुकेश कुमार सिंह जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमसे जुड़ी मीनाक्षी सिंह जी, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते दर्शकों, हम आपसे केवल इतना ही कहेंगे कि योग बनाए निरोग। इस बात को याद रखिए, योग को अपनाइए, और न केवल खुद बल्कि आसपास भी लोगों को जागरूक कीजिए। और अब हम आपको छोड़े जा रहे हैं खूबसूरत से गीत के साथ। आप एंजॉय कीजिए ये गाना, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।